हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमृता। अकाउंट्स के जो हमने गाला के पेपर स्टार्ट किए थे उसमें हम करने जा रहे हैं अब सेक्शन डी ऑफ पेपर 1। सो हमारा सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ राहुल एंड गौतम्स फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो सिंपल हमें यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड पूछा है। जब भी वेटेड एवरेज मेथड पूछते हैं तो वेटेड एवरेज मेथड करनी है या नॉर्मल क्वेश्चन करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करते हैं। और अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएटिंग है, मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, या तो फिर कभी प्रॉफिट है कभी तो लॉस है, तो इन दैट कंडीशन वी विल अप्लाई द नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस क्वेश्चन में तो मुझे बेसिकली बोला ही है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करेंगे, साथ साथ में हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इसका प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या नहीं है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है, 20, 30, 37, 500, 45 एंड 60। तो यहाँ पे हम वेटेड एवरेज मेथड का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। सो वेट हमें कैसे देना है? तो नॉर्मली क्वेश्चन में वेट दिया होता है, अगर नहीं दिया हुआ तो जो लेटेस्ट ईयर होता है, जैसे कि यहाँ पे लेटेस्ट ईयर हमारा है 20 to 23, उसको हम सबसे हाईएस्ट वेटेज देंगे। दैट मीन्स पुराना साल उतना कम वेटेज, ज़्यादा साल उतना नया साल उतना ज़्यादा वेटेज। तो यहाँ पे मैं वेटेज दे दूंगी इसको 1, 2, 3, 4 एंड 5। वेटेड प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड वेट का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 20,000 इंटू 1 हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 60,000। उसके बाद का जो अमाउंट है वो आ जाएगा हमारा, मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ इसको भी, जो अमाउंट आएगा हमारा वो आएगा 1,12,500। 45 इंटू 4 आ जाएगा 1,80,000 और ये आ जाएगा 3 लाख। अब इसका जब हम टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है हमारा 6,72,500, 6,72,500। सिग्मा डब्ल्यू मतलब टोटल वेट आ रहा है हमारा 15। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा टोटल वेट, वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो यहाँ पे टोटल वेटेड प्रॉफिट आ रहा है मेरा 6,72,500 अपॉन टोटल वेट जो है हमारा है 15। तो इस हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं 6,72,500 डिवाइड बाय 15 तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट में आ रहा है 44,833.33। मैं राउंड फिगर 33 लेती हूँ यहाँ पे। नाउ गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो वेटेड प्रॉफिट है हमारा 44,833.33 भी ले लेती हूँ, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मुझे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज यहाँ पे मुझे दिया है 3 years परचेज, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 years से। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमारा आ रहा है 13,4499.99। इसका जो मतलब है वो हो रहा है हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पे, अगर हम इसको राउंड फिगर कर देते तो आ रहा है 1,34,500 रुपीज का हमारा गुडविल है। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। हेमा रेखा राखी आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 3:1 to 1:1. वैसे इसका हमें गुडविल वाले चैप्टर में कोई काम नहीं है। Therefore, they decided to make the valuation of goodwill on the basis of partnership's profit. The other information determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase. 3 year purchase of a super profit method. तो super profit method का जो ऑलरेडी स्टेप्स है वो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर आंसर में लिखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना। सो कैपिटल एम्प्लॉयड में यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ तो आपको आसानी होगी देखने में। असेट्स है हमारे 12 लाख माइनस लायबिलिटी है हमारी 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट के नाम से भी जानते हैं। सो 12 माइनस 5 ये हो जाएगा हमारा 7 लाख। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये हमें दिया होता है हमेशा क्वेश्चन में, विच इज 10% पर एनम। एवरेज प्रॉफिट, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया कि प्रॉफिट का ट्रेंड डिसाइड करेगा कि एवरेज प्रॉफिट है या वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे 160 है, फिर 140 हुआ और वापस शूट अप हुआ 180 पे। तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, तो नॉर्मल हमारा वेटेड एवरेज नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड ही हम अप्लाई करेंगे। तो प्रॉफिट है हमारा 1,60,000, 1,40,000 विच इज गिवन हियर एंड 1,80,000। अब इन सब का जो टोटल आ रहा है हमारा वो आ रहा है
4,80,000, 4,80,000। इसके बेसिस पे वी विल फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। तो वेट एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट आ रहा है हमारा 4,80,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स है 3, 1, 2 एंड 3। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 1,60,000 विच इज द एवरेज प्रॉफिट। नाउ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ईआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड आया है हमारा 7 लाख, जो कि हमें यहाँ पे मिला हुआ है 7 लाख इनटू नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ ईआरआर वाज 10%, तो ये आ जाएगा हमारा 70,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,60,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया हमारा 70,000। इस हिसाब से मेरा जो सुपर प्रॉफिट बन रहा है यहाँ पे बन रहा है 90,000। सो सुपर प्रॉफिट विच इज 90,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। मुझे क्वेश्चन में बोला गया है 3 इयर्स, यहाँ पे ये रहा 3 इयर्स, तो हम इसको लिख देंगे इनटू 3। इस हिसाब से मेरा जो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल का आंसर आया वो आ रहा है 2,70,000। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 एंड 24 ऑफ मनु कंपनी लिमिटेड इज एज फॉलोज। जहाँ पे मुझे सेल्स एंड अदर इनकम, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है मुझे। क्वेश्चन हमें है ना हमेशा 24 एंड 23 ऐसा उल्टे डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे। सबसे पहला काम करना है मुझे ये फॉर्मेट लिखना है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है पीएनएल का फॉर्मेट, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा कि 23 की इन्फॉर्मेशन मैं पहले लिख लूंगी और फिर 24 की इन्फॉर्मेशन, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेती हूँ हमारी। तो पहले 23 की इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करती हूँ मैं, विच इज 52 लाख, देन 10 लाख जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 52 लाख प्लस 10 लाख जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 62 लाख। ओके जब आप 23 कर रहे तो आप जल्दबाजी मत कीजिए 24 करने का। 23 अगर कर रहे तो पूरे का पूरा फॉर्मेट पहले 23 का लिख लीजिए, वरना कंफ्यूजन होगा। 23 की अमाउंट गलती से 24 में आ जाएगी, 24 की 23 में चली जाएगी। सो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है ये, इसमें इजीली 4 मार्क मिल सकते हैं, बट छोटी सी माइनर मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स जा भी सकते हैं यहाँ पे। 62 लाख। देन नेट परचेज इज 38 लाख। और फिर बोला मुझे नेट एक्सपेंसेस विच इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। सेल्स मतलब 18% ऑफ 52 लाख करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। 18% ऑफ 52 लाख। तो 52 लाख का अगर मैं 18% कर रही हूँ तो विच कम्स टू 9,36,000। 9,36,000। अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं हम, 38 प्लस दिस, तो ये आंसर आ रहा है हमारा 47,36,000। 47,36,000, राइट। नाउ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे गिनेंगे हम, तो टोटल रेवेन्यू 62 में से हम 47,36 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा आंसर 14,64,000। 14,64,000। इनकम टैक्स जो है मुझे बोला गया है यहाँ पे 30%, तो 30% अगर हम इसका निकालते हैं तो वो आ रहा है 4,39,200। 4,39,200। देखिए ये जो हमने 30% टैक्स निकाला, 30% इस अमाउंट का है 14,64,000। चलिए देन 14,64,000 में से अगर मैं 4,39,200 माइनस कर देती हूँ तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है मेरा आएगा 10,24,800। चलिए सिमिलरली हम 24 के लिए कर लेते हैं ये 45 लाख एंड 2 लाख टोटल इनकम जो है मेरी, 45 लाख एंड 2 लाख, तो ये आ जाएगा हमारा 47 लाख। ओके देन एक्सपेंसेस है मेरे नेट परचेज विच इज 32 लाख। देन अगेन 22% ऑफ दिस
तो ये आ जाएगा 45 लाख इंटू 22%, विच कम्स टू 9,90,000. अब हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं. 990 प्लस 32 लाख विच कम्स टू 41,90,000. वापस टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगी मैं यहाँ पे भी. तो 47 लाख माइनस 4190 विच कम्स टू 5,10,000. 5,10,000 का वापस इनकम टैक्स गिनते हैं विच इज 30%, जो अगेन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 30%. इट्स कॉमन फॉर बोथ द ईयर्स. इंटू 30% विच कम्स टू 1,53,000. और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है हमारा 3,57,000. चलिए अब हमें बनाना है कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव. तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में ईयर को मैंने रख दिया 23 पहले एंड 24 बाद में. सो 23 बिकम माई प्रीवियस ईयर एंड 24 विल बिकम माई करंट ईयर. तो इसको मैं नाम दे दूंगी ए, इसको नाम दे दूंगी बी. एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है कि प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज. तो इसको नाम दे दूंगी मैं सी. और सी कैसे मुझे मिलेगा, बी माइनस ए करके. मतलब कि 52 से 45 हुआ, अगर 52 से 45 हुआ मतलब डिक्रीज हुआ यहाँ पे, तो नेगेटिव चेंज होगा ये मेरा, राइट. एंड लास्ट में जो डी है वो आएगा मेरा, लास्ट में जो डी है वो मुझे मिलेगा, रियली सॉरी, मुझे वापस से एक बार लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. जस्ट अ मिनट. थोड़ा सा फॉर्मेटिंग शायद से हमारा चेंज हो गया, नो प्रॉब्लम. चलिए वापस से हम लिख लेते हैं. यहाँ पे ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा हमारा सी. सी मिलता है मुझे बी माइनस ए से, एंड ये हो जाएगा हमारा डी. डी मिलता है मुझे सी अपॉन ए इंटू 100. करेक्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस. चलिए, तो दिस इज अ बी माइनस ए. मतलब हम करेंगे यहाँ पे 45 लाख माइनस 52 लाख विच कम्स टू माइनस 7 लाख. माइनस 7 लाख को हम इसमें ब्रैकेट में लिखते हैं. तो I'll write here 7 lakh in bracket. Okay. Then 10 का 2 हो गया, मतलब again this is a minus 8 lakh. Then वापस 62 से 47 हो गया, again ये डिक्रीज है. 62 lakh minus 47 lakh, again a decrease of 15 lakh. तो ये भी माइनस में लिखेंगे. ऑलमोस्ट आप देखिए तो ऑलमोस्ट सारी चीजें माइनस में ही जा रही है. 23 से ये सारी चीजें घट गई है. 38 का 32 हो गया, दैट मीन्स दिस इज माइनस 6 लाख. देन 936 माइनस 9,90,000. ओके, सॉरी 990 माइनस 936. तो ये आएगा, ये इंक्रीज हुआ है हमारा. अगर हम एक्सपेंसेस को देखेंगे तो देयर इज अ पॉजिटिव चेंज. 936 से 990 हुआ तो इंक्रीज हुआ है अदर एक्सपेंस. उसके बाद है 4190 माइनस 4736. तो ये भी माइनस नेगेटिव चेंज है हमारा. 5,46,000, तो ये भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे. देन 14,64,000 माइनस 5,10,000. Just a minute, I think there is some change is there. Just a minute, well, let me just confirm this. 62 lakh minus 47,36,000 which comes to 14,64,000. Okay, ये सही है. 47 lakh minus 4190. Oh, there is a huge change in the profit also. 14,64,000 minus 5,10,000. सो 9,54,000 का डिक्रीज है. अगेन ये भी माइनस में आ जाएगा. 4,39,200 एंड 153.
ये भी नेगेटिव चेंज है 2,86,200. देन 10,24,800 एंड डिफरेंस ऑफ 357,000, ये भी नेगेटिव चेंज है, तो ये भी आ जाएगा हमारा 667,800. दिस इज ऑल्सो नेगेटिव चेंज. अब चलिए, अब हम करते हैं परसेंटेज चेंज. तो परसेंटेज चेंज में लिखा है मैंने C अपॉन A. तो C अपॉन A मतलब दिस अमाउंट डिवाइड बाय दिस अमाउंट इंटू 100. तो अगर अमाउंट मेरी नेगेटिव है तो मेरा परसेंटेज भी नेगेटिव में जाएगा. सो 7 लाख डिवाइड बाय 52 लाख into 100. This comes to percentage change 13,46%. नेगेटिव में 13,46%. 8 लाख C अपॉन A 10 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा हमारा 80% नेगेटिव में. ठीक है. अब काफी लोग क्या करते हैं ना, इस दोनों का टोटल करते हैं, विच इज रॉन्ग. ठीक है, हमें इन दोनों का टोटल नहीं करना है. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. तो कुछ भी हो जाए, मुझे इन दोनों का टोटल नहीं करना है. कुछ भी हो जाए, मुझे दिस डिवाइड बाय दिस ही करना है, इवन दो इन टोटल. ओके. सो 15 लाख डिवाइड बाय 62 लाख विच कम्स टू 24.19%. 6 lakh upon 38 lakh into 100, which comes to negative 15.79%. Now this is the only positive change we have, that is for other expenses. So 54,000 positive amount divide by 936 into 100. तो इसका आंसर पॉजिटिव में लिखेंगे हम 5.77%. उसके बाद है 5,46,000 डिवाइड बाय 36,000 into 100. Again this is a negative change which comes to 11.53%. वापस 9,54,000 डिवाइड बाय 14,64,000 into 100, which is 65.16%. Then 2,86,200 divide by 4,39,200 into 100. Again the answer is 65.16%. And lastly 667,800 divide by 10,24,800 into 100, again which comes to 65.16%. तो ये हो गया हमारा. अगर मी मेक इट मोर स्मॉलर, ताकि आप आपके एब्सोल्यूट चेंजेस एंड आपके परसेंटेज चेंज दोनों को कंपेयर कर सके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, जिसमें मुझे स्टॉक टर्नओवर रेशियो ढूंढने का पूछा है. चलिए तो हम इसके फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला है, जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. ठीक है. चलिए एक एक चीजें हम पहले ढूंढते हैं यहाँ पे. वे COGS, सबसे पहले COGS कैसे ढूंढेंगे हम. तो यहाँ पे मुझे है ना GP के परसेंटेज दिए हुए हैं. तो इफ GP is 30% of sales, तो ऑटोमेटिकली COGS जो है वो 70% ऑफ सेल्स हो जाता है. बिकॉज द रीजन बिहाइंड दिस, GP परसेंटेज प्लस COGS परसेंटेज इज इक्वल टू 100%, जो कि होता है सेल्स. ओके, इस रीजन की वजह से तो ऑटोमेटिकली COGS जो हमारा है 70% बन जाएगा, 70% ऑफ सेल्स. राइट. तो COGS इज इक्वल टू, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है 70% ऑफ सेल्स. 70% सेल्स हमारा यहाँ पे कितना दिया है मुझे क्वेश्चन में, 30 लाख दिया हुआ है. तो ये आ जाएगा 30 लाख. तो हमारा COGS बन जाता है 21 लाख रुपीज. ठीक है. नेक्स्ट हमें ढूंढना है एवरेज स्टॉक. सो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक
डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक हमारा जो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है 350 एंड क्लोजिंग स्टॉक है 250। सो 3,50,000 प्लस 2,50,000 डिवाइड बाय 2, दिस विल बिकम 6 lakh डिवाइड बाय 2, दैट इज 3 lakh। तो चलिए वापस हम हमारी फॉर्मूला में आ जाता है। COGS आ गया हमारा 21 लाख एंड एवरेज आ गया हमारा 3 लाख। चलिए तो COGS इज 21 लाख अपॉन ये हो गया हमारा 3 लाख। इस हिसाब से जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7 टाइम्स, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का तो हमारे पास कैश फ्लो आएगा, तो दिस इज पॉजिटिव अमाउंट 88,000। उसके बाद है परचेज ऑफ लैंड, लैंड परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, ओके, परचेज ऑफ लैंड, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1,48,000 माइनस में। परचेज ऑफ मशीन, अगेन परचेज ऑफ मशीन जो है उससे भी पैसा जाएगा, तो ये भी 98,000 आ जाएगा माइनस में। सेल ऑफ फर्नीचर, पैसा आएगा, सेल ऑफ फर्नीचर जो कैश इनफ्लो है हमारा, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव अमाउंट 45,000। जिससे पैसा आएगा हमारे पास तो पॉजिटिव साइन करेंगे, पैसा जाने वाला होगा तो नेगेटिव साइन करेंगे हम। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट इज डिविडेंड। सी डिविडेंड कब मुझे रिसीव होगा, जब मैंने इन्वेस्टमेंट, जैसे ऊपर ही लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने किसी इन्वेस्टमेंट में किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो उससे मुझे डिविडेंड आएगा। तो शेयर इन्वेस्ट करना इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उससे मिलने वाला डिविडेंड भी हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज पॉजिटिव 40,000। देन पेड फॉर गुडविल। अब देखिए पेड फॉर गुडविल, गुडविल के दो चीजें हैं। अगर गुडविल डिक्रीज हो रही है तो ये होगा रिटर्न ऑफ गुडविल। रिटर्न ऑफ गुडविल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। पर परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल अगर पिछले साल से कंपैरेटिव में करंट ईयर में इंक्रीज हो रही है तो इट्स अ परचेज फॉर गुडविल। हम गुडविल तभी परचेज करते हैं जब हम पूरा का पूरा किसी का बिजनेस परचेज करते हैं। बिजनेस को खरीदना इज इटसेल्फ अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड हैंस पेड फॉर गुडविल इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो पेड फॉर गुडविल, पैसा गया माइनस 32,000। इश्यू ऑफ शेयर्स, नाउ देखिए इश्यू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्ट करना शेयर में इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट शेयर्स को इशू करना, शेयर इस इशू हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फंड की रिक्वायरमेंट है। फंड की रिक्वायरमेंट है मतलब है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इश्यू ऑफ शेयर यहाँ पे नहीं आएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हम रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। रीपेमेंट हमें कब करूंगी, जब मैंने डिबेंचर इशू किए होंगे। इशू कब करूंगी, मुझे फंड की जरूरत होगी। अगेन फंड की जरूरत मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर इशू किए होंगे तभी रिडम्पशन होगा, तो ये भी हमारे एक्टिविटी में नहीं आएगा। लोन बोरो, लोन बोरो कब करेंगे हम, जब मुझे फंड की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए लास्ट के जो 3 थे ना पॉइंट, उसके अंदर हमें फंड की रिक्वायरमेंट थी, तो फंड की रिक्वायरमेंट हो रहा है, दैट मीन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक क्या आएगा, पीछे 3 चीज़ें नहीं आएगी। तो चलिए हम इसका टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट जो अगर हम करेंगे हम इधर 88,000 माइनस 48 माइनस 98 45 40 एंड 32, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1,05,000 नेगेटिव। तो ये आ जाएगा नेट कैश आउटफ्लो, या तो हम इसको कैश यूज्ड बोलेंगे फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, तो इसके साथ हमारा जो गाला पेपर 1 है उसका सेक्शन डी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच।